दोस्तों, बड़ी खबरें सामने आ रही है। मक्का डिफेंस पैक्ट में ईरान को शामिल होने का मिला ऑफर। एक छतरी पर आएंगे सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान और ईरान। शिया सुन्नी मुस्लिम होंगे एक। इजराइल समेत दुश्मनों की बड़ी टेंशन। जानेंगे पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे, गाजा के पतंगों से भी घबराया इजराइल, मिलिट्री टारगेट घोषित। देखते ही कार्रवाई का आदेश। लेकिन इजरायली आर्मी ने क्या कहा? और दूसरी तरफ अमेरिका ने सीरिया को आतंकवाद वाली ब्लैक लिस्ट से कर दिया बाहर। क्यों है सीरिया के लिए खुशखबरी? तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, मुस्लिम जगत की तीन बड़ी ताकतें सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने बीते 7 अगस्त 2026 को मुकद्दस शहर मक्का में एक ऐतिहासिक सुरक्षा समझौता किया है, जिसे मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। इस एग्रीमेंट की बुनियाद नाटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर रखी गई है, जिसका सीधा और साफ उसूल है, किसी एक मुल्क पर आंच आई तो उसे पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा और तीनों ताकतें मिलकर उसका मुकाबला करेंगी। इस महागठबंधन की तपिश अभी दुनिया महसूस ही कर रही थी कि अचानक इसमें एक नया और बेहद हैरत अंगेज मोड़ आ गई है। ईरानी संसद की समाचार एजेंसी खाने मिल्लत के आला अफसर मेहदी रहीमी ने अल मायादीन नेटवर्क पर खुलेआम ये दावा करके सनसनी फैला दी कि ईरान को भी इस मक्का समझौते में शामिल होने का पैगाम और न्योता मिल चुका है और तेहरान पूरी संजीदगी से इस पर गौर फरमा रहा है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघी ने साफ किया है कि अभी कोई कागजी या औपचारिक खत तो हाथ में नहीं आया है, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर पर्दे के पीछे इस बड़े भाईचारे पर बातचीत का सिलसिला बेहद गर्म है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सलाहकार मोहसिन रेजाई ने भी पुरजोश अंदाज में कहा है कि ईरान इस इत्तिहाद का खैर मकदम करता है, बशर्ते उसे सिर्फ एक समर्थक नहीं बल्कि इस अभेद्य किले का सह संस्थापक यानी को फाउंडर का रुतबा और इज्जत दी जाए। अब अगर मौजूदा क्षेत्रीय हालात और मिडिल ईस्ट के जमीनी मंजरनामे की बात करें तो ये समझौता कोई अचानक हुआ वाकया नहीं है, बल्कि ये पिछले 3 साल से इस खित्ते में चल रहे भयानक कत्लेआम और इजरायली मनमानी का सीधा नतीजा है। अक्टूबर 2023 के बाद से इजरायल ने जिस तरह गाजा, लेबनान और पूरे इलाके में तबाही मचाई है और हाल ही में 2026 में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जो सीधी फौजी जंग और तनातनी भड़की है, उसने इन तमाम मुस्लिम मुल्कों को एक मंच पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। सऊदी अरब भली भांति समझ चुका है कि अमेरिका का वो पुराना सुरक्षा कवच अब पूरी तरह खोखला और कमजोर हो चुका है, जो उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। ऐसे में ये तमाम मुल्क अब बाहरी ताकतों का मुंह ताकने के बजाय अपनी हिफाजत का जिम्मा खुद अपने हाथों में ले रहे हैं। दोस्तों, इजरायल के लिए ये खबर किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं है, क्योंकि इजरायल के हुक्मरान इस नए घटनाक्रम से बेहद खौफजदा है। इजरायल हमेशा से अपनी फुट डालो और राज करो की नीति के तहत शिया ईरान और सुन्नी अरब मुल्कों की दुश्मनी का फायदा उठाता आया है। लेकिन अगर ईरान भी इस मक्का पैक्ट की छांव में आ गया तो इजरायल की वो पूरी कूटनीति जमींदोज हो जाएगी। इजरायली थिंक टैंक INSS और रणनीतिकारों की रात की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि अगर तुर्की की आधुनिक ड्रोन टेक्नोलॉजी, वो सैन्य ताकत, सऊदी अरब की बेशुमार दौलत, वो तेल का रसूख, पाकिस्तान की एटमी और फौजी ताकत और ईरान के लड़ाके वो मिसाइल पावर एक ही मजहबी और फौजी परचम के नीचे आ गए तो पूरे मिडिल ईस्ट में इजरायली वायुसेना और उसके अमेरिकी मददगारों की मनमानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और वहां के मीडिया ने इसे एक बेहद खतरनाक सुन्नी शिया कंबाइंड ब्लॉक करार देना शुरू कर दिया है, जो इजरायल के वजूद के लिए अब तक का सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा बन सकता है। वैसे आपके हिसाब से क्या इसमें ईरान को शामिल करना चाहिए कि नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने एक नया भड़काऊ फरमान जारी करते हुए अपनी फौज को हुक्म दिया है कि गाजा पट्टी से उड़ाए जाने वाले किसी भी पतंग के खिलाफ तुरंत और पूरी ताकत से फौजी कार्रवाई की जाए। और उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि
इन पतंगों को अब मिलिट्री टारगेट और जंग की हरकत माना जाएगा। काटज ने रविवार को जारी एक बयान में फौज को आदेश दिया कि वो इन पतंगों और गुब्बारों के साथ बिल्कुल वैसा ही सलूक करें जैसा वे आसमान में उड़ने वाले घातक ड्रोनों के साथ करते हैं, और उन्होंने धमकी दी कि जो कोई भी इन्हें उड़ाएगा या उड़ाने में मदद करेगा उसके साथ बेहद सख्ती से निपटा जाएगा। ये गुस्सा और आक्रामक निर्देश इजरायल के मीडिया में आई उन खबरों के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि वीकेंड के दौरान फिलिस्तीनी बच्चों द्वारा उड़ाए गए सिर्फ 4 पतंग सरहद की कटीली बाड़ को पार करके इजरायली बस्ती किबुत्ज नाहल ओज के पास जाकर गिर गए थे। लेकिन मजे की बात यह है कि अपने मंत्री के इस गुस्से वाले आदेश के बावजूद खुद इजरायली फौज ने यह बात मानी है कि उन पतंगों में कोई भी संदिग्ध सामान या बारूद नहीं बंधा था और उनसे किसी को कोई खतरा नहीं था। अगर इन पतंगों के पीछे की असली कहानी और मतलब को समझे तो गाजा के फिलिस्तीनी पिछले करीब 20 सालों से इजरायल द्वारा थोपी गई जमीन, समंदर और आसमान की कड़े घेराबंदी यानी ब्लॉकेड के खिलाफ प्रदर्शन करने और अपना विरोध जताने के लिए इन पतंगों का इस्तेमाल एक आजाद प्रतीक के रूप में करते आए हैं। इससे पहले साल 2018 में हुए ऐतिहासिक ग्रेट मार्च ऑफ रिटर्न के आंदोलन के दौरान भी फिलिस्तीनियों ने विरोध जताने के लिए हाथ से बने सादे पतंगों और गुब्बारों को सरहद पार उड़ाया था। लेकिन तब भी इजरायली फौज ने अपनी डरपोक फितरत दिखाते हुए इन सादे और मासूम खिलौनों को भी अपनी सुरक्षा के लिए एक सक्रिय फौजी खतरा घोषित कर दिया था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने सोमवार के दिन एक बहुत ही ऐतिहासिक और बड़ा कदम उठाते हुए सीरिया का नाम आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों की ब्लैक लिस्ट से पूरी तरह हटा दिया है। इस बड़े फैसले से सीरिया पर लगे तमाम एक्सपोर्ट प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे और अब अमेरिका के लिए सीरिया को फौजी मदद देने का रास्ता भी साफ हो गया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि उन्होंने हयात तहरीर अल शाम HTS पर लगा आतंकवादी का टैग भी हटा दिया है, जिसके नेता खुद सीरिया के मौजूदा राष्ट्रपति अहमद अल शरा है। रूबियो ने कहा कि ट्रंप का यह फैसला सीरियाई जनता की तरक्की के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह फैसला पिछले हफ्ते सीरिया के अबू अल दुहूर एयरबेस पर हुए इजरायली हमले के बाद आया है, जिससे वाशिंगटन, दमिश्क और तुर्की के बीच तनाव बढ़ गया था। यहां तक कि अमेरिकी दूत टॉम बैरक ने अंदेशा जताया था कि इजरायल जानबूझकर तुर्की को जंग में फंसाने की साजिश रच रहा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पाबंदी को हटाने की असल शुरुआत पिछले महीने तुर्की के अंकारा में नाटो समिट के दौरान शरा से मुलाकात करके की थी। और आपको बता दें कि शरा पहले रियाद में ट्रंप से मिले और फिर पिछले नवंबर में व्हाइट हाउस जाकर तोहफों का लेन देन भी कर चुके हैं, जबकि दशकों से कोई सीरियाई नेता व्हाइट हाउस नहीं गया था। सीरिया को साल 1979 में कोल्ड वार के दौरान इस ब्लैक लिस्ट में डाला गया था, जब वहां बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद की हुकूमत थी और सोवियत संघ उन्हें फौजी मदद देता था। ट्रंप द्वारा शरा को इतनी तेजी से गले लगाना उनकी विदेश नीति का सबसे अनोखा और बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि वो शरा को शानदार, बेहद सम्मानित और मजबूत नेता बताते हैं। सीरिया ने अमेरिका के इस फैसले का पुरजोर खैर मकदम किया है और इसे सीरियाई अवाम द्वारा मुल्क में लाए गए बड़े बदलाव का एक शानदार नतीजा बताया है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।